चलो अब सब यहाँ देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, प्रीएम्बल से स्टार्ट किया था। हमने देखा था प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है। फिर हमने प्रीएम्बल के टेक्स्ट को समझने की कोशिश करी थी कि व्हाट द टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल सेज। फिर इनके एक एक वर्ड के मीनिंग हमने समझना स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने देखा था इंडिया और यूएसए का प्रीएम्बल कहाँ से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू SSSR, जिसमें से हम लोगों ने कल किस किस के मीनिंग समझ लिए थे। हम लोगों ने सॉवरेन का मीनिंग समझ लिया था कल, फिर हमने किसका समझ लिया था, सेकुलर का मीनिंग समझ लिया था, है ना। उसके बाद आज भी सारे मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि सोशलिस्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी होता क्या है, राइट। ये सारी चीजें समझेंगे, जस्टिस समझेंगे, लिबर्टी क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ चीजें भी बताता है, बट सबसे पहले हमने ये भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है। इट वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, है ना। और प्रीएम्बल क्या है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज एडेड लास्ट, बोल सकते हैं हम लोग, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद क्या बना, प्रीएम्बल बना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, आगे चल के बताओ, प्रीएम्बल के बारे में देखा था दैट इट इज नॉन जस्टिसिएबल, यही देखा था हम लोगों ने। अब एक क्वेश्चन आया था कि वेदर इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में क्या बोला था, यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आया था बेरूबारी, उसमें उसने क्या बोला था, नॉट पार्ट। दूसरा आया था केशवानंद भारती, बोला था यस इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा आया था LIC ऑफ इंडिया, उसमें भी क्या बोला था, यस इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सवाल और उठता है कि क्या इस प्रीएम्बल को बदला जा सकता है, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, यस बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको भी अंडर आर्टिकल 368 बदला जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रहे। अच्छा, इसको कितनी बार बदला, अमेंड किया, इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसने कितने वर्ड्स ऐड किए थे, 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ध्यान रहेगा, ये सारी चीजें इजी थी, है ना। ये सारे केसेस वगैरह अपन ने ऑलरेडी देख लिए थे। उसके बाद क्या देखा था, प्रीएम्बल, प्रीफेस वगैरह ये डील कर लिया। उसके बाद फिर अपन लोगों ने देखा था कि प्रीएम्बल रिवील्स अस 4 थिंग्स। वो हमको कितनी चीजें बताता है, प्रीएम्बल का टेक्स्ट छोटा सा प्रीएम्बल है लेकिन बहुत सारी चीजों को रिवील करता है, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स को भी रिवील करता है। फर्स्ट, what is the source of constitution, it is the we the people is the source of constitution. Nature of Indian state is SSSR, sovereign, socialist, secular, democratic, republic। ये याद रहेंगे, सीक्वेंस में याद होना चाहिए सारी चीजें। प्रीएम्बल का टेक्स्ट एज इट इज याद होना चाहिए, इसलिए कॉपी में प्रॉपर आप सब लोग इसको लिखोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन इज 26 नवंबर 1949। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, वो भी कल हम लोगों ने डील कर लिया था, है ना। देखा था कि हाँ कि रिपब्लिक डे वगैरह 26 जनवरी को क्यों आता है इंस्टीड ऑफ 26 नवंबर, है ना। उसके बाद फिर हम लोग चले थे, सुप्रीम कोर्ट के 3 केस थे, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर केशवानंद भारती, और तीसरा यहाँ पे लिखा नहीं, दैट इज LIC ऑफ इंडिया, है ना। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि प्रीएम्बल को तो अमेंड किया जा सकता है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ए कैन नॉट बी अमेंडेड। और ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में दी थी, केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकते हो लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताता है दैट व्हाट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बोल सकते हैं जैसे जब जवाहरलाल नेहरू, पहले क्या होने वाला था, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो थे, जमीन लेना, भाई गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए जमीन वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन लैंड को पहले कहाँ रखा था, अंडर फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार आते से ही वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई और उन्होंने एक नया शेड्यूल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी चीजें हम इस शेड्यूल में रख देंगे उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको क्या किया, नल एंड वॉइड कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई आपसे यह अधिकार छीनता है कि आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट जाने का अधिकार भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, और आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब नोबडी कैन टेक अवर राइट ऑफ, बोलो, अपील टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो सारे वर्ड्स हैं प्रीएम्बल में, दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मींस दीज parts cannot be or these words cannot be amended by parliament either by law or by amendment in the constitution। ना वो लॉ के थ्रू इनको बदल सकती है, ना वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इसको चेंज कर सकती है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस वगैरह करना है तो उसकी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहाँ दी हुई है, आर्टिकल 368 में, बस सिंपल चीज है ना।
सो अब इन सब का मीनिंग हमने देखना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले कल हमने किसका मीनिंग देख लिया था, सॉवरेन का देख लिया था। सॉवरेन मींस इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ना वो कोई डिपेंडेंसी है ना वो डोमिनियन है, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और वैसे इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। इंडिपेंडेंस मिली तो कब थी, 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम जिस फेज में थे उसको क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेटस। सो इंडिया एक्चुअली सॉवरेन कब बना था, व्हेन वी हैव अडॉप्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन इंडिया क्या बन गया था, सॉवरेन बन गया था। उसके बाद फिर हमने एक और वर्ड देखा था जिसका क्या नाम था, सेक्युलर, मींस नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री। फिर हमने कल डिफरेंस भी देखे थे वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में और इंडियन सेक्युलरिज्म में। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या बोलता है, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, और हम क्या बोलते हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन बट वी हैव नो नेशनल रिलीजन, है ना। फिर एक फ्रेंच फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म देखा था, एक इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। भाई फ्रेंच मतलब वेस्ट साइड, है ना, वेस्टर्न कंट्री, वो क्या बोलते हैं, रिलीजन है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, रिलीजन है और सबको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमारा कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। अच्छा, ब्रिटेन क्या बोलता है, देखो ब्रिटेन भी तो वेस्ट में आता है, तो क्या ब्रिटेन सेक्युलर कंट्री है, आंसर इज नो, बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज द नेशनल रिलीजन ऑफ ब्रिटेन। तो ये चीज ध्यान रहेगी। यूएसए है क्या, यूएसए है क्या, यस, यूएसए इज अ सेक्युलर कंट्री, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ सर, जैसे रिलीजन का अपने यहाँ मंदिर वगैरह होते हैं, तो मंदिर में जो वो आता है, क्या बोलते हैं, चंदा वगैरह जो भी मतलब दान दक्षिणा आती है, तो वो भी गवर्नमेंट, हाँ, इस पे एक चीज और इसने पूछी कि क्या गवर्नमेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे टैक्स वगैरह लगा सकती है, आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करती है क्या, कायदे से उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सो आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करोगे क्या, नहीं करोगे। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए हज यात्रा पहले हज सब्सिडी दी जाती थी ना, हज सब्सिडी को क्यों बंद करा गया, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म। क्योंकि अगर आप एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, आप सऊदी अरेबिया जाने के लिए इतना इतना पैसा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर हिंदूज भी बोलेंगे कि हमको भी दो, आप हमको भी वैष्णो देवी भेजो, 4 धाम करवाओ, तो क्या वो हो पा रहा था, नहीं। सो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ध्यान रहेगा। इवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती, ये चीज ध्यान रहेगी। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो लगते ही हैं, है ना, अगर वो कोई सामान खरीदेंगे ऑब्वियस है उस पर टैक्स लग ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पर्टिकुलरली किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे टैक्स नहीं लगा सकती। ये बोल के नहीं लगा सकती क्योंकि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला रहे हो इसलिए हम आप पे टैक्स लगाएंगे। टैक्स क्यों नहीं लगा सकती, कोई बता सकता है। टैक्स इज द राइट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि देखो टैक्स अगर हम पे टैक्स लगाती है तो बदले में हमको सुविधाएं भी देती है, तो क्या वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, नहीं। अगर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो फिर टैक्स क्यों लगाएगी, बोल सकते ना। सो गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ध्यान रहेगा। अगर आप रिलीजियस को प्रीच कर रहे हो उस पर भी टैक्स वगैरह नहीं लगा सकती। टैक्स क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि वो उनको सर्विसेज नहीं देती है बदले में, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था, सेकुलरिज्म देख लिया, जैसे हम लोगों को हेल्प मिलती है बहुत टाइप की, है ना, हाँ, सैनिटेशन वगैरह, तो क्या मंदिर की क्लीनलीनेस गवर्नमेंट कराती है, लेकिन है ना ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। स्पेशली जैसे तिरुपति का टेम्पल है, कहाँ पर है वो, आंध्र प्रदेश में है ना। वो टेम्पल कोई छोटा मोटा टेम्पल नहीं है, करोड़ों मतलब करोड़ों रुपए उसमें आते हैं ईयरली, लेकिन उसका ट्रस्टी कौन है, गवर्नमेंट। केरला में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, है ना, जिसमें भी करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, और केरला गवर्नमेंट कैसी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, राइट। सो वो लोग क्या करते हैं, मंदिर के हेड को कौन बना रहा है, गवर्नमेंट, तो दैट इज रॉन्ग। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होना चाहिए, वो रिलीजियस डिनोमिनेशन चूज करेगा कि हमारा हेड कोई पंडित होना चाहिए, कोई फादर होना चाहिए, या कोई मौलाना होना चाहिए, ये बात सही है ना। तो ये चीज केरला में क्या हो रही है, अगेंस्ट जा रही है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती तो फिर वो उसके पैसे को यूज कैसे कर रही है। और ऐसा होता है, जैसे ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मंदिरों को क्या जरूरत है, गरीबों को खिला दो, अस्पताल बनवा दो। अरे तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपको इतने बड़े बंगले में रहने की क्या जरूरत है, एक झोपड़ी बनाओ और रहो, और पूरा पैसा गरीबों में बांट दो। कोई ने रोका है आपको, नहीं रोका है। तो ये वाले आर्गुमेंट्स भी गलत रहते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर अपने पास से पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन वगैरह से फंड वगैरह इकट्ठा करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करना भी फंडामेंटल राइट है, अपन आगे समझेंगे भी। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि उसको कहाँ दिया हुआ है, एक अलग से सेपरेट पार्ट में दिया हुआ है, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स में जो राइट है वो क्या है, राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन ऑल्सो, मतलब आप अपने रिलीजन का प्रचार भी कर सकते हो, और वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। लेकिन राइट टू कन्वर्जन नहीं है आपको, आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कर सकते हो नहीं। लेकिन आपके पास राइट है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये चीज ध्यान रहेगी। क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह वैसे मालूम है क्या करती थी,
तुम लोगों ने देखा बहुत सारे आदिवासी स्पेशली ट्राइबल एरियाज जहां पर गवर्नमेंट की भी पहुंच नहीं थी, वहां पर कौन पहुंच गया था? क्रिश्चियन मिशनरीज। तो वो लोग यही करते हैं, लोगों को पैसे के नाम पर कन्वर्ट करते हैं कि हम तुमको जॉब प्रोवाइड कर देंगे, राइट। आदमी क्या सोचता है कि जॉब मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, सब कुछ तो मिल गया, तो अब मैं क्या हो जाता हूँ? क्रिश्चियन बन जाता हूँ। तो राइट, सो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली? दिस इज रॉन्ग। और ये लेकिन पहले ही कन्वर्जन इतना ज्यादा हो चुका था। और देखना क्रिश्चियनिटी में क्या रहता है, एक बड़ी अच्छी बात बोल सकते हैं उसको कि वहां पर क्या है, पूरा इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। रोम का नाम सुना है? इटली में। वहां से पूरे स्कूल्स वगैरह को फंडिंग जाती, कॉन्वेंट स्कूल, आप में से बहुत से पढ़े होंगे, गांव-गांव में कॉन्वेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाते कि नहीं? उन कॉन्वेंट स्कूल का एक पर्पस भी होता है, बच्चों लोगों को बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल जाता है, लेकिन उनका एक पर्पस होता है। वो बच्चे को क्या बनाते हैं? हिंदुइज्म से दूर कर देते हैं उसको ऑटोमेटिक। लिबरल के नाम पे वो क्या करते हैं? उसके रिलीजियस बिलीफ्स को, उसके कल्चरल बिलीफ्स को क्या करना शुरू करते हैं? हर्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो छोटे बच्चे को समझ ही नहीं आ पाता है कभी। लेकिन वहाँ के टीचर्स देखें कैसे रहते हैं, पूरी क्रिश्चियनिटी की ड्रेस में रहते हैं। मैडम और सर को देखा ना, हाँ, सिस्टर और फादर बुलवाते हैं। फादर तो आपके घर पे है ना, बायोलॉजिकल फादर, तो उनको फादर क्यों बोलोगे आप लोग? समझदार हो। चलो, डेफिनेटली वहाँ पर वो जॉब किनको देते हैं? अगर आप मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में, तो ऑब्वियसली मैं आपको जॉब का बोल के कन्वर्ट कर रहा हूँ, तब मैं जॉब आपको कहाँ दूंगा? कोई रोम थोड़ी भेज दूंगा इटली। वो स्कूलों में प्यून से लेके टीचर तक, प्रिंसिपल तक सब कौन रहते हैं? दे बिलोंग टू सेम रिलीजन। ऑब्वियसली कुछ टीचर को उनको हायर करना पड़ता है दैट डू नॉट बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी। रीज़न क्या रहता है कि कई बार मिलते ही नहीं है अच्छे टीचर, है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टीट्यूशन चलाना है, तो अगर मैं इसमें ये सोचूं कि मैं पर्टिकुलर इसी रिलीजन के लोगों को रखूंगा या इसी कास्ट के लोगों को रखूंगा, सो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई नीड दोज पीपल, है ना। और हो सकता है जो मैं जिनको प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हो, जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, सेक्युलरिज्म को अभी अपन छोड़ते हैं, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जैसे रिलीजियस कंट्री को, इंडिया एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक देश है, उसको इन्होंने क्या बना दिया? सेक्युलर कंट्री बना दिया। चलो, अब नेक्स्ट वर्ड कल अपने को क्या देखना था? सोशलिस्ट, जो सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन मैंने क्या बोला, इसको अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अब ये सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में दो टाइप की चीजें होती है। एक इकोनॉमी होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और एक को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक मिनट, इसको अपन व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। हाँ, ओके, देखो, कोई भी इकोनॉमी कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है। या तो वो कैसी हो सकती है? कैपिटलिस्ट हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है? या तो वो हो सकती है कम्युनिस्ट। क्या हो सकती है? कम्युनिस्ट। अब पहले दोनों में डिफरेंस देखते हैं, और इनकी जो बीच की आइडियोलॉजी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। सो इंडिया में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? सोशलिस्ट। सो इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट। अब इनमें डिफरेंस पता करना जरूरी ना कि व्हाट इज दिस कैपिटलिस्ट, व्हाट इज दिस कम्युनिस्ट एंड व्हाट इज दिस सोशलिस्ट। तो सबसे पहले अपन किसको समझ लेते हैं? व्हाट इज दिस? कैपिटलिस्ट। देखो, कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोल रहा हूं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं भी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स, देखना भाई, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप इकोनॉमी में रहते हो, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, आप यूज करते हो। कॉपी बन रही, पेन बन रहा, मोबाइल बन रहे, टीवी बन रहे, आपके कपड़े बन रहे, घड़ी बन रही, जूते बन रहे, मोजे बन रहे, सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ये टेबल, बेंच, अलमारी, एसी, खिड़की, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है। सो उस प्रोड्यूस कौन करेगा उसको? दैट इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनको कौन प्रोड्यूस करेगा? सो कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं? उनको कौन प्रोड्यूस करेगा? प्राइवेट, मतलब उनको गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। सो कैपिटलिज्म में एक चीज रहती है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोडक्शन क्यों करेंगे? बिकॉज व्हाट दे वांट प्रॉफिट। ये क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट चाहते हैं ना, तो ये सिर्फ वो चीजें बनाएंगे जिसकी डिमांड है। बोल सकता हूं मैं, अगर आप सबको पढ़ाई करना और इस पेन की डिमांड है मार्केट में, तो सारे कैपिटलिस्ट क्या बनाने लग जाएंगे? पेन। अगर हो सकता है आपको ऐसी कोई रेयर डिजीज हो जाए जो सिर्फ आप ही को हुई है, बाकी किसी को हुई है, आपको उस दवा की जरूरत है, तब ये लोग वो दवा बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज इनको तो क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो क्या आप अकेले उतना पैसा दे पाओगे? करोड़ों उनके रिसर्च पे जो लगाए, नहीं। सो ये सिर्फ वो चीजों को बनाएंगे जिसकी क्या है मार्केट में डिमांड। सो दे वर्क डिमांड ड्रिवन। ये क्या करते हैं? हमेशा डिमांड ड्रिवन चीजों का ही क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। सो एक थी कैपिटलिस्ट, ये हमेशा क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। ये क्या चाहते हैं? हमेशा प्रॉफिट। ये जो इकोनॉमी है, इसको किसने प्रमोट किया था? सो इट वाज प्रमोटेड बाय एडम स्मिथ।
किसने प्रमोट किया था इसको? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या बोलता था कि भाई सबसे बढ़िया तरीका क्या है किसी भी कंट्री को रन करने का? तो बोलता है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या कर दो? जीरो। रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम, मतलब गवर्नमेंट का रोल कितना होना चाहिए जनता की लाइफ में? बोले जीरो। बोले गवर्नमेंट का रोल सिर्फ 3 जगह होना चाहिए। कितनी जगह होना चाहिए? 3। पहला डिफेंस, डिफेंस ऑफ द कंट्री शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनको भी उसमें भी फायदा चाहिए, डिफेंस। दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय, विदेश नीतियां कौन बनाएगा? दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों से बात कौन करेगा? अगर मोदी अमेरिका जाते हैं तो मोदी से कौन बात करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेगी। और तीसरा कम्युनिकेशन, क्योंकि देश में क्या सिर्फ एक ही स्टेट रहता है, एक ही प्रोविंस है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर ये आपस में बात ही नहीं करेंगे और आपस में लड़ेंगे तो फिर यूनिटी बचेगी क्या? तो एडम स्मिथ बोलता है कि द रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मिनिमम, मिनिमम टुवर्ड्स 3 सेक्टर्स ओनली, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये किसका कहना था? एडम स्मिथ। और बाकी सारी चीजें किसके ऊपर छोड़ दो? प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब हर आदमी सिर्फ किस में वर्क करेगा? अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। तो एडम स्मिथ क्या बोलता है? एवरीबडी शुड वर्क फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। अब अगर सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करेंगे तो इकोनॉमी का अच्छा कैसे होगा? ये भी अपने बारे में अच्छा सोच रहा है, ये भी अपने बारे में अच्छा सोच रहा है, सब लोग आप अच्छा सोच रहे हो अपने बारे में, और सब किस में लगे हुए हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। सो इकोनॉमी ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि इकोनॉमी किससे बनी है? आप सभी लोगों से बनी है ना। लेकिन इसमें कुछ फ्लॉ भी है। किस में? कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म के फ्लॉ बताऊं क्या है? फॉर एग्जांपल, एक मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई जिसकी डिमांड नहीं है तो आप तो मर जाओगे, लेकिन वो आपको चीज मिलेगी क्या? नहीं। फिर यहां पर क्या होता है? कई बार लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी होता है, क्योंकि ये किस पे वर्क करते हैं? प्रॉफिट पे। तो जब भी ये लेबर को हायर करते हैं तो इनका क्या बिलीफ रहता है? कम से कम सैलरी दो टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है मेरे इंस्टीट्यूशन में तो मैं क्या करूंगा? लड़के को कम सैलरी दूंगा, टीचर्स को भी कम सैलरी दूंगा, और उनका क्या करना शुरू कर दूंगा? एक्सप्लॉइटेशन। तो ये चीज ध्यान रहेगी। ये कौन सी इकोनॉमी थी? कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में हमको ये समझना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। सभी को समझ में आया? दूसरी इकोनॉमी कौन सी है? कम्युनिस्ट। दूसरी कौन सी है? कम्युनिस्ट। अब देखना, इनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद आएगी क्या? इनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद आएगी? अच्छा देखना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं चलती थी क्या? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं चल रही थी क्या? हाँ। इसको कौन फॉलो करता था? यूएसए। कौन फॉलो करता था? पहले वो स्ट्रिक्टली एडम स्मिथ को फॉलो करता था। कब तक फॉलो किया उसने? टिल 1929। फिर 1929 में क्या आ गया? द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब रिसेशन आ गया। अचानक से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो गई? गिर गई। अगर लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे, मतलब आप चीज वस्तु नहीं खरीदोगे, तो क्या होगा? अब कंपनी उन चीज वस्तुओं को बनाएगी क्या? गुड्स को बनाएगी क्या? अब ये पेन कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या पेन वाली कंपनी इस पेन को बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो थोड़े समय तो वो इसका प्राइस क्या करेगी? कम करेगी। 15 नहीं, चलो 12 में ले लो, 10 में ले लो, लेकिन वो इससे ज्यादा कम कर पाएगी क्या? क्योंकि इसकी भी कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद वो क्या करेगी? अब बोलेगी जो इतने लेबर हैं उनकी जरूरत है क्या? बाहर करो उनको। सो जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड घटती है तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो समझ में आया? तो 1929 वाज द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन बिटवीन 1929 टू 1933, उस समय क्या आया? ग्रेट डिप्रेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ा। कहां पर बढ़ा? यूएसए में। मोर देन 30% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मतलब 100 में से 33 लोग से ज्यादा तो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद समझ में आया कि नहीं यार, ये एडम स्मिथ की थ्योरी को एक बार रीथिंक करना पड़ेगा। सो इसकी जगह किसने ली? कोई बता सकता है? नहीं। इसकी जगह किसने ली? इसकी जगह दूसरी थ्योरी आई, और उस दूसरी थ्योरी ने क्या बोला कि भाई देखो, रोल ऑफ गवर्नमेंट तो मिनिमम होगा, लेकिन जब जरूरत होगी तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। समझ में आया? गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल ही जीरो बना दो। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। आंसर इज यस, इवन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब दूसरी इकोनॉमी कौन सी थी? जिसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। अब ये चीज में देखना, ये आइडियोलॉजी किसने दी? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बोला, कार्ल मार्क्स ने क्या बताया? उसने बोला कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसमें क्या होता है? लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि सब लोग किस पे वर्क करते हैं? प्रॉफिट पे। वो सैलरी हमेशा कम करते हैं, और अगर सैलरी कम करेंगे और आप लोगों को कम पैसा मिलेगा तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं। मोर मैन्स मीन्स मोर वर्क, मोर वर्क मीन्स मोर मनी। तो इस कारण से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो इसने अपनी थ्योरी दी। तो इसने क्या बोला कि भाई पूरे कैपिटलिज्म सिस्टम को किससे चेंज कर दो आप? कम्युनिस्ट से। सो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोलती है? दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी ओन्ड बाय
गवर्नमेंट ओनली एंड नॉट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब सारी चीज वस्तुएं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाएगा, गवर्नमेंट इसको प्रोड्यूस करेगी। तो ये चीज ध्यान रहेगी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। अगर हवाई जहाज बनाना है तो कौन बनाएगा, कार बनाना है तो कौन बनाएगा, पेन बनाना है तो कौन बनाएगा, कॉपी, बेंच, टेबल, किताब, पंखे, एसी, कैमरा, सब कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बनाएगी तो इससे फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट क्या लाना चाहती है, इक्वालिटी। सो इससे क्या होगा, एक तो पॉवर्टी कम हो जाएगी, है ना, लोगों के सबके पास बराबर पैसा रहेगा, सबकी इक्वल वॉइस हो जाएगी। लेकिन इक्वालिटी लाने के चक्कर में गड़बड़ भी हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? गवर्नमेंट की यूजुअली कंपनीज कैसी रहती हैं, हाईली इनएफिशिएंट। कैसी रहती है वो, इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट इज दिस इनएफिशिएंट? तुमने देखा गवर्नमेंट कंपनियां लॉस करती हैं यूजुअली। बीएसएनएल नाम सुना है, कहीं भी टिक पाता है क्या जियो एयरटेल के आगे, नहीं टिक पाता। और कोई गवर्नमेंट कंपनी का नाम बताओ, हाँ, रिलायंस गवर्नमेंट कंपनी है। एयर इंडिया है ना, उसने भी खूब लॉस खाया और फाइनली गवर्नमेंट ने उसको क्या करा, बेच दिया। सो गवर्नमेंट कंपनी यूजुअली क्या करती हैं, लॉस, बिकॉज दे आर हाईली इनएफिशिएंट। क्योंकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज रहते हैं ना, उन एम्प्लॉयज को एक चीज पता है, क्या चीज उनको पता है, कि वंस वी गेट इनटू द सर्विसेज नोबडी कैन फायर अस। अब हमको कोई निकाल सकता है नहीं। सो काम करेंगे क्या, नहीं। और देखना आगे, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, तो मैं क्या लाना चाहता हूं, इक्वालिटी। इक्वालिटी कब आएगी, व्हेन आई विल पे एवरीवन इक्वल सैलरी। अगर मैं सबको इक्वल सैलरी दूंगा तभी तो इक्वालिटी आएगी। तो अब मैंने पूरी क्लास को मेरे पास जॉब पे रखा और सबको क्या बोला, तुम सबको 5-5 हजार दूंगा। किसी को 50 नहीं मिलेंगे, किसी को 4 नहीं मिलेंगे, सबको कितने मिलेंगे, 5,000। पर हो सकता है अपना यश बहुत होशियार हो और सैम बहुत गधी हो, तो पर मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, इक्वल सैलरी कर रहा हूं। यश खूब मेहनत कर रहा था लेकिन उसको पता उसकी सैलरी बढ़ेगी क्या, नहीं। तो क्या वो वर्क करेगा इतनी मेहनत से, नहीं। तो वो भी क्या करेगा, निकम्मा बन जाएगा, किसके जैसा, सैम के जैसा। ध्यान रहेगा ये चीज। तो यहां पर क्या होता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है। समझ में आया कैसे आती है इनएफिशिएंसी? तो ये सिस्टम वर्क करता है कि नहीं, दिस सिस्टम इज बाउंड टू कोलैप्स। ये हमेशा क्या करता है, कोलैप्स करता है। अब यहां पर चूंकि सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके पास रहते हैं, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सबका ध्यान रखना, बोल सकते हैं हम। और गवर्नमेंट हर काम कर सकती है कि अच्छे तरीके से नहीं कर सकती है। अब ये वाला सिस्टम भी पसंद नहीं आया, क्योंकि यहां पर तो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है सिस्टम, है ना। अब इंडिया ने बोला कि हम दोनों का बीच का एक मिक्सचर लेके आएंगे, जिसको उनने क्या बोला, कौन सी इकोनॉमी बनाएंगे, हम बोले सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। सो अब सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ध्यान रहेगा, दोनों मिलके करते हैं। मतलब अगर बीएसएनएल है तो देखो, एक टेलीकॉम कंपनी ले लेता हूं मैं, किसको ले लेता हूं, टेलीकॉम। तो यहां पर बीएसएनएल है गवर्नमेंट का, तो बीएसएनएल तो है लेकिन साइड बाय साइड भी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, 25 चीजें और भी है। अगर एयरवेज की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट एयरवेज, तो एयरवेज में क्या है, वी हैव एयर इंडिया एज वेल एज इंडिगो है हमारे पास, और भी है ना, इंडिगो है, और क्या है, जेट एयरवेज है। हाँ, लेकिन कई जगह देखना, अभी भी बता रहा हूं कि सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट इज मोर लीनियंट टुवर्ड्स गवर्नमेंट। यहां पर इंस्पेक्टर राज चलता है। इंस्पेक्टर राज मतलब समझते हो कि आपको कोई भी फैक्ट्री ओपन करना है तो उससे के लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगी, गवर्नमेंट से। ध्यान रहेगा क्या चीज। हाँ देखो, सोशलिस्ट में क्या होता है, दोनों रहते हैं, दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करेगा, दोनों करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट, टाटा स्टील का नाम सुना है, तो यहां पर हमारे पास टाटा स्टील भी है और यहां पर हमारे पास सेल भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब स्टील का प्रोडक्शन भी दोनों कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर क्या देती है, लाइसेंस। कि अगर आपको कंपनी वगैरह ओपन करना तो आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगी, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट से परमिशन लोगे तो क्या आ जाएगा, पता है आपको, इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज मतलब कि अगर आप परमिशन लेने जाओगे तो परमिशन के लिए क्या बनाना पड़ेगी, आपको एक फाइल बनाना पड़ेगी। और जब वो फाइल आप अधिकारियों के पास लेके जाओगे तो वो आपसे क्या डिमांड करेंगे, ब्राइबरी। और ब्राइबरी लीड्स टू करप्शन। और करप्शन हुआ, आदमी ने पैसा दिया तो वो जनता से ही तो वसूलेगा, तो चीजों की कीमतें फिर क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं।
अब यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ज्यादातर चीजें कैसे प्रोवाइड करना चाहती है? फ्री में। बोलते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स में देखते हो आप क्या होता है, बोले हम क्या देंगे? फ्री लैपटॉप। हम क्या देंगे? फ्री बिजली। अगर आप आदमी को कोई चीज फ्री में दे रहे हो तब तो उसको आपके चरण स्पर्श करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जनता चरण स्पर्श करती है क्या? गला पकड़ती है कि उसने दिया 100 यूनिट बिजली, तू कितनी दे रहा है? बोले मैं 150। चाटा दिया 200 दे। शिवराज ने बोला मैं 1000 रुपए दूंगा फोकट के बहनों को, तो कांग्रेस ने क्या बोला? हम 1500 देंगे। शिवराज ने क्या बोला? मैं 3000 दूंगा। ये समझ रहे हो क्या हो रहा है? इससे कुछ होना है क्या? ये हमेशा सिस्टम को क्या कर देती है? कोलैप्स। लेकिन फ्री की चीजों में लोगों को बहुत मजा आता है। तो हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी? सोशलिस्ट। इट वॉज मोर लीनियंट टूवर्ड्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नाउ इट इज गोइंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। अब किसकी तरफ हम जा रहे हैं? कैपिटलिज्म बोल सकते हैं। और इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमको ये अच्छा लगा, जबरदस्ती जा रहे हैं, क्योंकि 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म लिए थे, जब सरकार के पास पैसा खत्म हो गया था, इकोनॉमिक्स में अपन और डील करेंगे। सो अपन कहां पर थे? जल्दी वापस चलें वहीं पर। इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ये वर्ड किसने ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, इंदिरा गांधी ने। ध्यान रहेगा। सो इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ स्टेट एज वेल एज पब्लिक। पब्लिक मतलब यहां पर क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ध्यान रहेगा। सो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज मिक्स्ड ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म। ध्यान रहेगा। हाँ, ये कार्ल मार्क्स है। और इंडिया ने दोनों का लिया। गांधी ने भी कुछ अपनी ओपिनियन वगैरह दे रखी थी किसके ऊपर? सोशलिज्म पे। सो इंडिया का जो सोशलिज्म है इट इज मिक्स ऑफ बोथ कार्ल मार्क्स एज वेल एज गांधी। ध्यान रहेगा। सोशलिज्म समझ में आया। सो इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब हम कहां मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, इट ऑलवेज ब्रिंग्स मेरिट। बोल सकते हैं हम, क्योंकि क्या है, आदमी क्या करता है? सबसे बढ़िया काम करना चाहता है। भाई उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा? जब वो इनोवेशन करेगा। इनोवेशन करेगा तभी तो उसका प्रोडक्ट सेल होगा मार्केट में। बोल सकते हैं ना। तो हमेशा क्या करता है? इनोवेशन। और सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक खासियत है कि ये सबसे जो अप्रचलित ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी रहती है उसका गढ़ बन जाता है। जैसे इंडिया पहले 1991 के पहले क्या था? बिल्कुल सोशलिज्म को फॉलो करता था। तो इंडिया में सिर्फ 2 ही कार बिकती थी, एम्बेसडर और फिएट। क्योंकि वो कौन बनाता था? गवर्नमेंट। उस समय कोई ये किया, फोर्ड, ये सब शेवरले वगैरह आई थी क्या? मारुति भी इवन आ पाई थी क्या? नहीं। उस समय पेपर आपकी जो कॉपी है ना वो भी नेपानगर में बनती थी। क्यों? क्योंकि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके थे? गवर्नमेंट के थे। उस समय सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था, बाकी कोई था क्या? क्योंकि अलाउ ही नहीं था। एरोप्लेन में सिर्फ एयर इंडिया ही हुआ करती थी। तो अब अकेला एयर इंडिया है तो कितना महंगा होता होगा, सोच रहे हो? पहले हवाई जहाज में हर कोई बैठ पाता था? नहीं। लेकिन आज हर कोई बैठता है। यस, क्योंकि क्या है, दूसरे लोग आ गए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ गए हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल वर्क्स ऑन प्रॉफिट मोटिव। तो वो सोचते हैं कि ज्यादा प्लेन चलाओ, सस्ते में बिठाओ, लेकिन नंबर्स पे वर्क करो। समझ गए ना तुम लोग? सो इंडिया इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब समझ में आया? इजी है। दीपक को समझ में आया कि नहीं? पक्का? पूरा? हाँ, चलो आगे चलें। सेक्युलर तो वर्ड हमने समझ लिया था। हाँ, अब नेक्स्ट वर्ड क्या था उसमें देखना। जस्टिस। हाँ, जस्टिस के पहले अपन वापस यहां चलते हैं। हाँ, हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, है ना। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी पढ़ेंगे, बट उसके पहले जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी समझ लें। ये भी बहुत इजी है। अब जो मैंने सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। तो जल्दी से अपन वापस उसी सीक्वेंस पे चलते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या है? जस्टिस। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करना चाहती है? जस्टिस। जस्टिस मतलब प्रोवाइड कौन करना चाहता है? एक्चुअली इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? मैंने बोला था इट इज मच मोर देन द रूल बुक। ये रूल बुक तो है, लेकिन रूल बुक से कहीं बढ़कर भी है, क्योंकि हम लोगों को क्या देना चाहती है? जस्टिस। और ये वर्ड भी कहां लिखा हुआ है? प्रीएम्बल में लिखा हुआ ना कि जस्टिस देना चाहती है हमको। तो जस्टिस कैसे मिलेगा हमको? तो हमको कुछ क्या दिए उन्होंने? राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। वो हमारे अधिकार हैं जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और गवर्नमेंट से वो चीज लागू करवा सकते हैं। प्लस देखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? सिर्फ हमको ही राइट्स नहीं दिए, गवर्नमेंट को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। सो गवर्नमेंट को भी मॉरल इंस्ट्रक्शंस मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अपन ये क्या होते हैं पार्ट 4 में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल समझ लो फंडामेंटल राइट्स मतलब हमको कुछ राइट्स मिले, प्लस गवर्नमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। ध्यान रहेगा किसके लिए? टू प्रोवाइड जस्टिस टू द कॉमन मैन, जिसको मैंगो पीपल बोलते हैं ना, आम आदमी, है ना। तो कॉमन सिटीजन्स के लिए, जस्टिस के लिए कुछ गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करी है? व्यवस्था करी है। अब जस्टिस कैसा होना चाहिए? तो जस्टिस 3 टाइप का होना चाहिए। कितने टाइप का? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। अब तीनों क्या होते हैं वो समझे वन बाय वन। पहला क्या है? सोशल जस्टिस। मतलब आप
जस्टिस का मतलब क्या है? फेयरनेस बोल सकते हैं, सबके साथ आप एक जैसा बनोगे। सो देखना, आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। हो सकता है वो किसी और रेस को बिलोंग करता हो, रेस मतलब हो सकता है वो साउथ इंडियन हो, द्रविडियन काला दिखता हो, या वो आर्यन हो नॉर्थ इंडियन वाला, या नेग्रिटोज हो, बोल सकते हैं अफ्रीका से आया हुआ हो लेकिन अब वो इंडियन सिटीजन बन गया, तो अब आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे क्या? नहीं करोगे। या नॉर्थ ईस्टर्न है, वो बोले कैसे दिखते हैं? मंगोलाइट्स, मंगोल जैसा दिखते हैं वो लोग, सो उनकी रेस के बेसिस पे आप उनसे डिस्क्रिमिनेशन करोगे क्या? जस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न लुक्स डिफरेंट फ्रॉम यू, तो क्या आप उनके साथ, हाँ, तो चिंकी नहीं बोलोगे उनको, ध्यान रखना, वो चिंकी मिंकी नहीं है, उनको आप चिंकी नहीं बोलोगे बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडियंस। तो आप उनके साथ भी क्या रहोगे? फेयर रहोगे। तो आप रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे? नहीं करोगे। दूसरा क्या है? रिलीजन। क्या आप किसी के साथ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे? जस्ट बिकॉज बोले वो क्रिश्चियन था तो आप उसको किसी स्कीम से बाहर कर दोगे क्या? नहीं। तो कभी भी कोई ऐसी स्कीम देखी जब पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करती है? आंसर इज नो। सारी स्कीमें सारे रिलीजन के लिए ओपन रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करना चाहती है? सोशल जस्टिस। तीसरा क्या लिखा हुआ है? कास्ट। तो किसी को कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन करोगे क्या? नहीं। सो सोशल जस्टिस का मतलब समझ में आया? फेयरनेस रखना है इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स इवन ऑल्सो, एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, ध्यान रहेगा। प्लेस ऑफ बर्थ बोले ऐसा नहीं कि बोले आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ या गुजरात में पैदा हुआ, तो अब चूंकि मोदी जी तो गुजराती हैं तो अब सारी स्कीमें सिर्फ किसके लिए रहेंगी? गुजराती। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। प्लेस ऑफ बर्थ पे भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कई जगह ऐसे कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी की बात करूं, एसी का रिमोट कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन आर्मी की बात करें तो देखना आर्मी में क्या होता है, कई बार जैसे कारगिल वॉर हो रहा था, राइट? कारगिल वॉर कहाँ हो रहा था? लद्दाख वगैरह के पास हो रहा था। कारगिल वहीं है, लद्दाख में, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और, अरे ये क्या उठा लिया मैंने, हाँ, लेह और कारगिल दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर। तो कई बार जब आर्मी में भर्ती करना होगी तो वहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, सोशल जस्टिस को वायलेट किया होगा, क्योंकि उन्होंने किन लोगों को चूज किया होगा? जो वहाँ के लोकल्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट में अच्छे से अडाप्ट हैं। हम लोगों को बहुत ठंड लगती -20 में, उनको लगती है क्या? उनके लिए तो आम बात है। हम लोग उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, लो ऑक्सीजन, लेकिन उनके यहाँ तो डीएनए ही ऐसा है कि वो लोग उस पर अडाप्टेड है। सो ये कैसा जस्टिस है? सोशल। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो, दिस इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कुछ अच्छा करने के लिए क्या कर दिया हमने? डिस्क्रिमिनेशन, लाइक रिजर्वेशन, है ना, ध्यान रहेगा। सो ये क्या? या फिर जैसे कॉम्बैट ऑपरेशन में महिलाओं को नहीं भेजते, बोलते ना आर्मी में आप लोग जो दोगे, मान लो सीडीएस देते हो, एनडीए देते हो, सो आप तो मिलिट्री में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो, बट वुमेन्स आर अलाउड ओनली इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो क्या है, उनको क्यों नहीं भेजते? क्योंकि कॉम्बैट ऑपरेशन में क्या है, बोले आदमी आदमी लड़ रहे हैं, महिलाएं कहाँ जाएंगी, राइट? तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा नहीं कि इनजस्टिस हो रहा है, क्या जस्टिस है, लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो समझ में आया सोशल जस्टिस का मतलब क्या? जस्टिस मतलब फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल, बोल सकते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सो दिस इज सोशल जस्टिस। नेक्स्ट कौन सा जस्टिस है? पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस के दो मीनिंग होते हैं। पहले का मतलब क्या है? इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस, और दूसरा इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है देखना भाई, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब क्या होता है? देखो, वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, आप सब आईएएस बन सकते हो, बन सकते हैं ना। ऐसा है क्या कि कोई पर्टिकुलर ही आदमी बन सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा हुआ? पॉलिटिकल ऑफिस। सो दोज हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, समझ में आ रहा है? आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हो, मैं भी प्रेसिडेंट बन सकता हूं, सब प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमको किसी ने रोका है क्या? आप भी जाओ लड़ो चुनाव, अगर जनता चुन लेती है तो बन जाना। तो ये क्या है? इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस, प्लस दूसरा चीज इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हमारी वॉइस इक्वल कैसे होगी? थ्रू अवर राइट टू वोट। हम सब वोट देते हैं, और सारे वोट की वैल्यू क्या होती है? ऑल वोट हैव इक्वल वैल्यू। अगर वोट की वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो पॉलिटिकल जस्टिस बचा क्या? मैंने वोट डाला तो बोले ठीक है, आप एकेडमी चलाते थे तो आपका एक वोट 10 गिनेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डाला तो बोले उनका 100 गिनेंगे, और बोले इसने डाला तो बोले क्या गिनेंगे? एक गिनेंगे। तो ये क्या हो रहा है? सबका वोट बराबर है क्या? चाहे प्रधानमंत्री वोट दे, चाहे राष्ट्रपति वोट दे, सबके वोट की वैल्यू क्या है? इक्वल है। वन है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन सबके वोट की वैल्यू क्या है? इक्वल है। वैसे वन रहती है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। सो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है, फर्स्ट यू शुड हैव इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, सेकंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट थ्रू राइट टू वोट। कहां दिया हुआ? आर्टिकल 325 और 326 में। अब ये क्या है अपन आगे समझेंगे भी, बट अभी तो फिलहाल इतना समझ लो। सो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब समझ में आया है ना? पॉलिटिकल जस्टिस जरूरी है क्या? हाँ,
चाइना में है क्या पॉलिटिकल जस्टिस? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर सबके वोट की वैल्यू अलग होती है। ध्यान रहेगा, अगर वहां का प्रेसिडेंट वोट देगा तो शायद हजारों में काउंट होगा, कोई बिजनेसमैन देगा तो कुछ 100 में काउंट होगा, और गरीब आदमी देगा तो 1 या 2 में काउंट होगा। सो वहां पर इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट है क्या? आंसर इज नो। ध्यान रहेगा, क्या वहां पर सब लोग पॉलिटिकल ऑफिस जा सकते हैं क्या चाइना में? आंसर इज नो। इजी है। नेक्स्ट जस्टिस कौन सा है? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब बड़ा सिंपल है कि सबके पास क्या होना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई आप बिजनेस वगैरह करते हो तो कोई आपको रोकता है क्या? बिकॉज इट इज योर फंडामेंटल राइट। आपको क्या मिला हुआ है? इकोनॉमिक जस्टिस बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसका एक और मतलब है कि अगर मान लो आप सब बैंक में ऑफिसर बन गए, या फॉर एग्जांपल आप आईएएस बन गए, तो सबकी सैलरी कैसी रहेगी? इक्वल। ऐसा नहीं कि बोले लड़का है तो इसको 1 लाख दे देना, लड़की है तो बोले 20,000 में कर जाएगी। कर तो वो जाएगी, वो ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलती है? वी वांट टू ब्रिंग इकोनॉमिक जस्टिस। ध्यान रहेगा, तो सबको क्या देना है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कई जगह रोक सकती है। देखो, राइट टू बिजनेस इज योर राइट, ये अधिकार है आपका, बोल सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट भी है, अपन आगे देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, वो इतने स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट उनको आपसे नहीं छीन सकती। वो आपको राइट मिला है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो क्या आप बम बनाने का बिजनेस कर सकते हो? हाँ। तो यहां पर गवर्नमेंट 2 चीजों का ध्यान रखती है, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। समझ रहे हो? अब मोरालिटी का मतलब भी समझाता हूं। पब्लिक ऑर्डर मतलब बम बनाओगे तो फिर फोड़ोगे भी, तो पब्लिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, आप लोगों की हत्या कर दोगे। दूसरा मोरालिटी, राइट दिया है तो क्या लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन कर सकती हैं खुले में? बिकॉज इट इज अगेंस्ट मोरालिटी। समझ में आ रहा है? इससे हो सकता है समाज बीमार हो जाए। ये बॉम्बे में डांस गर्ल, बाल गर्ल देखा था तुमने? सुना है? डांस बार चलते ना बॉम्बे में, तो पहले वहां पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या बोला? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि नहीं, अब से क्या करो, इनको बंद कर दो डांस बार को। डांस बार की महिलाएं कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला भाई हमारी तो जॉब ही चली गई, राइट टू लाइवलीहुड। अगर हमारी लाइवलीहुड चली गई तो अब तो हमारा जिंदगी खतरे में, क्योंकि हम खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो राइट टू लाइफ हमारा क्या हो गया? वायलेट हो गया अंडर आर्टिकल 21। और वो तो बोले फंडामेंटल राइट है। तो अगर कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नहीं, बारों को वापस चालू करो और इनको नचाओ। समझ में आया? सो बार, डांस बार अब क्या कर दिया बॉम्बे में ओपन। ये मैं बता रहा हूं, ये रिसेंट एग्जांपल है, हंस क्या है उसमें, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ओपन करा है ना भाई। अब देखो, मोरालिटी का मतलब भी क्या होता है? मोरालिटी का मतलब अपन एथिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोरालिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, जस्ट और अनजस्ट। देखो हर चीज अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा भैया बाहर वगैरह होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग मोरालिटी क्या बोलती? नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं शराब पीता हूं। नहीं। अपने तिलक से पूछा होना चाहिए, पूरे दिन रात डूबा रहता है, बोले बिल्कुल। मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? मोरालिटी देखना, मोरालिटी अलग अलग है। इसके लिए कोई चीज सही है, मेरे लिए कोई चीज गलत है। मेरे से पूछा नॉन वेजिटेरियनिज्म शॉप होना चाहिए, भाई मैं तो प्योर वेज हूँ, प्याज लहसन भी नहीं खाता, तो बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, सबको क्लोज करो। दिन भर खाता है, बोले हाँ हाँ नहीं खाता हूँ, अभी कुछ नहीं। सुनो अभी, तो ये क्या हो रहा है? मोरालिटी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि मोरालिटी का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, और जस्ट और अनजस्ट। ध्यान रहेगा, सबके लिए अलग होती है। लेकिन अगर मैं सबकी मोरालिटी पूछूं कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग बार डांस कैसा है, ओ डांस बार कैसे हैं, इसने बोला गलत, इसने ही बोला गलत, इसने ही बोला गलत, इसने ही बोला गलत, तो 50 लोगों में से 40 ने बोला कि बार डांस बार क्या है? गलत है, और 10 ने क्या बोला? सही है। तो मेजॉरिटी क्या बोलती है? गलत है। सो जो मेजॉरिटी बोलती है वही क्या बन जाता है? एथिक्स। तो एथिक्स भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में बाद में, 1 आध साल बाद, तो तब आपको पढ़ाएंगे। एथिक्स मतलब होता है सोसाइटल ओरिएंटेशन। ये क्या था? इंडिविजुअल और सोसाइटी। सोसाइटी के व्यूज इंडिविजुअल से अलग हो सकते हैं, बोल सकते हैं। सती प्रथा आती थी, सबने सुना था। सती प्रथा की बात करूं तो जिस समय सती प्रथा चलती थी उस समय सोसाइटी के लिए सती प्रथा क्या थी? सही थी, एथिकल थी। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के लिए क्या थी? वो गलत थी। सो इंडिविजुअल बोल रहा है सती प्रथा को बंद करो, लेकिन समाज क्या बोल रहा था? सती प्रथा को चलने दो। ध्यान रहेगा। सो एथिक्स, मोरालिटी क्या है, ये सारी चीजें समझ में आई। सो इकोनॉमिक जस्टिस, आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारे अवसर हैं आपके पास, लेकिन 2 चीजों का वायलेशन नहीं करना, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर मतलब बम बनाओगे क्या तुम? नहीं। या कोई एक्सप्लोसिव्स बनाओगे क्या? नहीं। एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, लेकिन उसको सिर्फ कौन बनाता है? गवर्नमेंट कंट्रोल रखता है, बोल सकते हैं हम लोग।
क्यों ऐसा करते हैं? ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे, है ना। इजी है ये। वर्ड का मतलब समझ में आया? जस्टिस। जस्टिस कितने टाइप के हैं? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। बता सकते हो व्हाट इज सोशल जस्टिस? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, है ना, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं करना इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, दैट इज सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक ऑफिस, मीन पब्लिक ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, सब लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। प्लस equal voice in government means everybody should have right to vote and every vote should have equal value। तीसरा जस्टिस कौन सा था? इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ गया? इजी था ये। जस्टिस का मतलब समझ में आया? व्हाट इज दिस जस्टिस? आगे चलें। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी। ये सारे वर्ड्स कहाँ मेंशन्ड है? प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। इक्वालिटी को कल करें क्या अब अपन, ओके सर, है ना। ओके सर। ये इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, कोई डाउट नहीं है। तो जल्दी से एक बार प्रीएम्बल का टेक्स्ट वापस से देखो क्या बोलता है। हाँ, ये रहा है। अभी इसमें से कौन कौन से वर्ड कर लिया अपन ने, देखो जल्दी से। हाँ, अब देखो वर्ड ही तो फिनिश करना। सॉवरेन कर लिया, सोशलिस्ट कर लिया, सेक्युलर कर लिया, जस्टिस, तीनों कर लिया, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो अब मीनिंग समझ में आ रहा है? ये प्रीएम्बल है एक पन्ने का, लेकिन देख रहे हो कितनी धूम मचा रहा है। अभी तो आगे भी देखते चलना, तो इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, फेवरेट है यूपीएससी का, ध्यान रखना। ठीक है, बंद करूं? कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो।